हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 22 ऑफ सितंबर और है थर्सडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। पुतिन मोबिलाइजेस मोर ट्रूप्स सेज न्यूक्लियर थ्रेट नॉट ए ब्लफ। यानी कि पुतिन ने क्या किया है, अभी और अपने ट्रूप्स को इसके यूक्रेन के आसपास लगा दिया है। किस चीज़ के डर से? कभी यूक्रेन क्या ना कर दे उस पर न्यूक्लियर वार का ये वो ना कर दे, न्यूक्लियर वेपन का हमला ना कर दे। और उसने कहा है नॉट ए ब्लफ, ये क्या है? ये एक धोखा नहीं है, ये एक ब्लफ नहीं है। वी हैव लोड्स ऑफ वेपन्स टू रिस्पॉन्ड। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे वेपन हैं जिससे हम यूक्रेन पर क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अबाउट 3 लाख रिजर्विस्ट हैव बीन रोब्ड इन ए फाइट इन यूक्रेन। ए सील डैमेजेस वाटर पाइप एट ज़ैपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस पिक्चर से अगर हम समझें तो एंडलेस वॉर है, क्योंकि अभी तक वॉर चल रहा है, बहुत दिनों से वॉर चल रहा है ये। रशिया विच बिगेन अटैकिंग यूक्रेन इन फेब्रवरी से चल रहा है वार, हैज सफर्ड सेटबैक्स इन खार्किव रीजन इन अ रिसेंट वीक। आप इस मैप में देख सकते हैं कि अभी क्या हुआ है, यूक्रेन का थोड़ा सा दबदबा देखने को मिला। यूक्रेन क्या कर रहा है, जो अपने हिस्से जो रशिया ने एनेक्स किए थे उनको वापस ले रहा है। तो जो फुल कंट्रोल हो गया था रशिया का, वो ऑरेंज कलर के जो रीजन है यूक्रेन का, ईस्टर्न वाला रीजन। सबसे पहले तो लुहांस्क पे और दोनेस्क पे हुआ था किसका, रशिया का कैप्चर। अब उनको धीरे धीरे क्या कर रहा है, यूक्रेन वापस ले रहा है। तो इसको डर को, इस डर को ही भगाने के लिए, इस डर से ही लड़ने के लिए क्या करा है, जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपने ट्रूप्स को लगा दिया है ईस्टर्न पार्ट पे, यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट पे। और कहा है कि एक धोखा नहीं है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से सीख मिल गई है। क्योंकि अभी एससीओ की मीटिंग हुई थी और उसमें पीएम मोदी जी ने, हम जो हमारे इंडिया के पीएम हैं, उन्होंने कहा था कि ये टाइम क्या है, वॉर का टाइम नहीं है व्लादिमीर पुतिन से। तो इसलिए सिर्फ वो कह रहे हैं कि धोखा नहीं है, सिर्फ हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए और ट्रूप्स को कहाँ पर लगा रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट में लगा रहे हैं यूक्रेन के। अब हम देख लेते हैं रशिया और यूक्रेन का वार, फुल डिटेल में इस वीडियो में पढ़ लेंगे। तो रशिया यूक्रेन वॉर ऑनगोइंग वार है, रशिया अलोंग विद रशियन सेपरेटिस्ट इन यूक्रेन एंड यूक्रेन का फरवरी 2014 से चल रहा है। सबसे पहले वार स्टार्ट हुआ था जब रशिया ने यूक्रेन का हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो है आप देख सकते हैं मैप में, ये ऑरेंज वाला हिस्सा क्या कर लिया था, एनेक्स कर लिया था। इसको बोलते हैं क्रीमिया। तो क्रीमिया वाला रीजन जब यूक्रेन ने रशिया ने एनेक्स कर लिया था यूक्रेन का, तो जब से क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में वॉर देखने को मिल रहा है। Hostilities were initiated by the Russian shortly after Ukraine revolution of dignity and were focused on a political status of Crimea and the Donbass। Donbass और क्रीमिया पे रशियन रिवोल्यूशनरीज क्या चाहते थे, किसी भी तरीके से क्या हो, उनका एनेक्सेशन हो, यानी कि उस पर कब्जा हो, विच रिमेन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ यूक्रेन। और ये चीज़ क्या करती है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करती है क्रीमिया को, वो यूक्रेन का पार्ट करती है। यानी कि क्रीमिया क्या है, यूक्रेन का पार्ट है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। Incursions into Ukrainian territory culminated in Russia's annexation of Crimea, followed shortly afterwards by the beginning of war in Donbass between Russia-backed separatists and Ukrainian state forces। जो रशिया के जो सेपरेटिस्ट हैं और यूक्रेन की जो स्टेट फोर्स है, उनके बीच में वॉर देखने को मिला था दोनबास में। फाइटिंग फॉर द फर्स्ट 8 years ऑफ द कन्फ्लिक्ट, यानी कि 2014 से 2022 तक अभी क्या हो रहा है, वहाँ पर वॉर की कंडीशन देखने को मिल रही है। इसके अंदर कौन कौन सी इंक्लूड है, कौन कौन सी आर्मी, कौन कौन सी एयरफोर्स इंक्लूड है, तो नेवल इंसिडेंट्स, साइबर वॉरफेयर एंड हाइडेंड पॉलिटिकल टेंशंस इसके अंदर देखने को मिलेंगी। थ्रूआउट 2021 बायलेटरल टेंशन रोज ड्यू टू मिलिरोशियन मिलिट्री बिल्डअप सराउंडिंग यूक्रेनियन टेरिटरी। यानी कि 2021 में ऐसी बायलेटरल टेंशन देखने को मिली क्योंकि रशियन जो मिलिट्री है उसने क्या कर दिया, यूक्रेन के आसपास आना शुरू कर दिया। एंड ऑन 24 फरवरी 2022 में कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, रशिया इन्वेड करने लगा यूक्रेन को। ऑन 22 फरवरी 2014 में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टोर यानुकोविच was ousted from office as a result of an Euromaidan and a revolution of dignity, which broke out after his decision to reject the European Union Ukraine Association Agreement। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एसोसिएशन एग्रीमेंट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो यहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे रशिया के। एंड स्टेड परस्यूज क्लोजर टाइज विद रशिया एंड द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन।
Shortly after Yovechio's overthrows and exile to Russia, Ukrainian eastern and southern region erupted with pro-Russian unrest. Simultaneously, unmarked Russian troops moved into Ukraine Crimea. फिर क्या हुए, यूक्रेन के जो ट्रूप्स हैं और रशिया के जो ट्रूप्स हैं यूक्रेन में देखने को मिले, यूक्रेन के क्रीमिया वाले रीजन में, और उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया उसके स्ट्रेटेजिक पोजीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, इंक्लूडिंग द क्रीमियन पार्लियामेंट ऑन 27 फरवरी 2014। यानी कि उन्होंने क्रीमियन जो पार्लियामेंट है उस पर भी कब्जा कर लिया 27 फरवरी 2014 में। ऑन 16 मार्च 2014 में रशिया ने ऑर्गेनाइज कर दिया कि इंटरनेशनली क्रीमिया स्टेटस क्या है, रेफरेंडम से अनऑर्गेनाइज कर दिया जो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज था। यानी कि इंटरनेशनली लोगों ने इसको यूक्रेन का पार्ट मान लिया था, उस चीज़ को उसने रेफरेंडम का कर दिया, अनरिकॉग्नाइज कर दिया। The outcome of which was in favor of Crimea coming under Russian sovereignty. रशिया एनेक्स क्रीमिया इन इट्स एंटायरली 2 days। यानी कि 2 दिन में रशिया ने क्या कर लिया था, क्रीमिया पे पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था। इन अप्रैल 2014 में रशियन सेपरेटिस्ट इन ईस्टर्न यूक्रेन प्रोक्लेम द एस्टेब्लिशमेंट दोनबास पीपल रिपब्लिक इन यूक्रेन, दोनबास एंड द लुहांस्क पीपल रिपब्लिक। रशियन सेपरेटिस्ट जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन में क्लेम कर दिया कि उन्होंने क्या कर दिया है, स्थापना कर दिया है दोनबास की, दोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक की और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक्स की इन यूक्रेन लुहांस्क ओब्लास्ट, विद सपोर्ट फ्रॉम रशिया इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स, स्पेशल फोर्सेस और डिनाइनेबल्स मिलिट्री एडवाइजर्स। इन अगस्त 2014 में ए लार्ज कन्वेन ऑफ अनमार्क्ड रशियन मिलिट्री व्हीकल्स क्रॉस देखने को मिले रशिया यूक्रेन बॉर्डर से एंड एंटर हुए दोनेस्क ओब्लास्ट में। अल्दो रशियन अटेम्प्ट टू हिज इट्स इन्वॉल्वमेंट, रशियन ट्रूप्स डायरेक्टली participated in decisive battles of the undeclared war in Donbass and also maintained strategic reserves that would be ready to move into an Russian when necessary। यानी रशिया ने शुरू से ही क्या करा, अपने ट्रूप्स को यूक्रेन के इर्द गिर्द बिछाना शुरू कर दिया, जिससे जब भी क्या हो, हमला हो उन पर, तो उस चीज़ को एनेक्स कर सकें, यानी कि थोड़ा सा आगे आ सकें और पूरा यूक्रेन पर कब्जा कर सकें। इन फरवरी 2015 में मिन्स्क सेक्रेटरी साइन हुआ बोथ रशिया और यूक्रेन के बीच में। वो पार्ट था किस चीज़ का, बायलैटरल एग्रीमेंट था, जिससे क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट एंड हो। मिन्स्क सेकंड आपको याद रखना है, कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था रशिया और यूक्रेन में वॉर को बंद करने के लिए, मिन्स्क सेकंड। But a number of disputes prevented cooperative measures from being fully implemented. War in Donbass eventually settled into a static conflict between Ukraine and the two Russian-backed puppet states, with multiple resolution attempts failing to result in a maintenance of ceasefire। बहुत सारे रिजल्ट हुए, मिन्स्क भी उसमें काम नहीं कर पाया, उसके बाद भी दोनों के बीच में लगातार वॉर देखने को मिला, कोई सीज फायर देखने को मिला नहीं। बाय 2019 में 7% ऑफ यूक्रेन डिजिग्नेटेड हो गया बाय द यूक्रेनियन गवर्नमेंट एज बीइंग टेम्पररी ऑक्यूपाइड बाय रशिया। 7% यूक्रेन को क्या कर लिया था, रशिया ने टेम्पररी ऑक्यूपाइड कर लिया था। अब ये हिस्से आप देख सकते हैं, ये रशियन के क्या है कब्जे में, जो आपको ऑरेंज और रेड कलर के हिस्से दिख रहे होंगे, ये क्या है, ये रशियन ने ऑक्यूपाइड कर लिए हैं, और जो येलो कलर का ये आपको यूक्रेनियन अभी क्या है इसमें ऑक्यूपाइड है। डेट 20 फरवरी 2014 में, लोकेशन यूक्रेन रशिया, स्टेटस ऑनगोइंग वार है टेरिटोरियल बिटवीन 2014 एंड 2022। पहले इसने क्या करा, सबसे पहले यूक्रेन के क्रीमिया वाले रीजन को हत्या, दूसरा सीजियर ऑफ एन टेरिटरी इन ईस्टर्न यूक्रेन बाय रशियन सेपरेटिस्ट, यानी कि जो वो हैं लुहांस्क और दोनेस्क, इनको फिर हत्या है। सिंस 2022 में इन्वेजन देखने को मिला है यूक्रेन बाय रशिया। अब देख लेते हैं इसी आर्टिकल, हमने देख लिया रशिया यूक्रेन का वार। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज में दिया गया है इन ब्रीफ में। बिहार फ्री ऑफ नक्सल प्रेजेंस सेज सीआरपीएफ, यानी सेंट्रल रिस्पांस पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के चीफ ने बताया कि हमने क्या किया है, नक्सल्स को हटा दिया है बिहार से। कुलदीप सिंह जो डायरेक्टर जनरल हैं सीआरपीएफ के, उन्होंने कहा वेडनेसडे कि बिहार क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से। इनको नक्सल्स को हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी जो मेंस के पेपर चल रहे हैं उनमें भी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है और पूछा है कि नक्सल क्या होते हैं और नक्सल को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो नक्सल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो नक्सलाइज्ड या फिर मोइस्ट इंसर्जेंसी, ऑफिशियली हम इनको बोलते क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहीं लिखा है तो आप समझ लेना कि वो नक्सल्स हैं। एक ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा बिटवीन मोइसिस्ट ग्रुप नोन एज नक्सलीज और नक्सल्स, इन्हें मोइस्ट ग्रुप भी बोलते हैं।
A group of communist supporters of Maoist political sentiments, ideology, and the Indian government. The influence zone of LWE left-wing extremism is called the Red Corridor, which has been steadily declining in terms of geographical coverage and number of violent incidents इसके द्वारा देखने को मिल जाएंगे. And in 2021 में it was confined to a 25 most affected locations, यानी कि बहुत ज़्यादा इंडिया में इनका इमरजेंस देखने को मिल जाएगा 2021 से, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया था 25 ऐसे प्लेसेस देखने को मिले थे इंडिया में जहाँ पर मोस्ट अफेक्टेड एरियाज थे जो किनके द्वारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के द्वारा, अकाउंटिंग फॉर 85% ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वॉयलेंस उनमें देखने को मिला था. And 70% total affected district down from 180 in 2019. Across 10 states in two coal-rich, remote foresty, hilly cluster in and around and then the Karyan, Chhattisgarh, Odisha region and the Tri-Junctions area of Jharkhand, Bihar और वेस्ट बंगाल. इन सब में आपको देखने को मिल जाएंगे. पहले तो 10 स्टेटों में आपको देखने को मिल जाएंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिनको हम मोस्ट ग्रुप भी बोलते हैं. उसमें से 2 कोयल रिच हैं, 2 रिमोट एरिया हैं और 2 हिली एरियाज देखने को मिल जाएंगे, जिनमें है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार का ट्राई जंक्शंस और वेस्ट बंगाल. नक्सलिस्ट हैव फ्रीक्वेंटली टारगेटेड ट्राइबल. ये क्या करते हैं, जो टारगेट करते हैं किस चीज़ को करते हैं सबसे ज़्यादा, ट्राइबल को, पुलिस एंड गवर्नमेंट को, वर्कर्स. इन वार दिस सीज फाइट फॉर इम्प्रूव लैंड राइट्स एंड मोर जॉब्स फॉर निगलेटिंग एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड द पुअर्स. ये कहते हैं कि जो तुमने क्या कर रखा है, कुछ जॉब्स एग्रीकल्चर लेबर्स और पुअर्स को नहीं दे रखी, तो उसके विरुद्ध में क्या करते हैं, पुलिस से, गवर्नमेंट वर्कर से और ट्राइबल्स पे ये सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं. द आर्म्ड विंग ऑफ ए नेशनलिस्ट Moises is called the People's Liberation Guerrilla Army and is estimated to have between 6500 9500 cadres in 2013. मोस्टली इक्विप्ड देखने को मिलेंगे, यानी कि सब पर हथियार देखने को मिलेंगे, स्मॉल आर्म्स. Nasalis claims that they are following a strategy of rural rebellion similar to a protracted people's war against the movement. The insurgency started after the 1967 Naxalbari uprising led by Charu Majumdar, कानू सनियाल एंड जंगल संथाल. ये इनके लीडर देखने को मिल जाएंगे. Their origin can be traced to the Communist Party of India. Marxist split in 1967, leading to the creation of a Communist Party of Marxist-Leninist. यानी कि इनका ओरिजिन आपको कहाँ से देखने को मिल जाएगा, जब हमारे इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी का ओरिजिन हुआ था, जो वो स्प्लिट हुई थी, तो उससे क्या हुआ था, एक ग्रुप निकला था मोइसिस्ट. After in party fighting and countermeasures taken by the government, the CPI-ML split into many smaller factions, carrying out terrorist attacks mostly in red corridor areas. यानी कि उस टाइम पे जब फाइट हुई थी पार्टीज के बीच में, तो उसमें से 2 ग्रुप निकले थे, जिसमें एक ग्रुप वो निकला था जो टेररिस्ट अटैक उसमें ज़्यादा देखने को मिले थे, मोस्टली इन रेड कॉरिडोर एरियाज में. अब हमने नक्सल्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं. तो ये जोन है जो आपको नक्सल बरी सबसे ज़्यादा नक्सल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको नक्सल्स देखने को मिल जाएंगे. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कुछ भी नहीं सुनते, बस इन्हें क्या करना है, अटैक करते हैं ट्राइबल्स पर, गवर्नमेंट वर्कर्स पर, क्योंकि कहते हैं कि वो हमारी क्या है, पॉलिसी नहीं मानने. डेट 18 मई 1967 प्रेजेंट है. लोकेशन इंडिया, रेड कॉरिडोर. स्टेटस ऑन गोइंग. बस यही देखना है आपको नक्सल्स में. अब इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, यानी कि इनका ओरिजिन हुआ कहाँ से है, और हिस्ट्री थोड़ी सी इनकी देख लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से हमें पता लग जाएगा कि नक्सल्स आखिरकार आए कहाँ से, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है. तो नक्सलिस्ट ग्रुप हैं फार लेफ्ट रेडियल कम्युनिस्ट के क्या हैं, ग्रुप हैं. कम्युनिस्ट क्या होता है गाइस, जो किसी भी रिलीजन्स को नहीं मानते, वो क्या होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं. जैसे चाइना क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री है. सपोर्टिव ऑफ मोइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स एंड आइडियोलॉजी, ये सपोर्ट करते हैं मोइस्ट की पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स और उनकी आइडियोलॉजी. देयर ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू स्प्लिटिंग 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जब टूटी थी, तो इनका ओरिजिन जब ही हुआ था. लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनिशियली मूवमेंट हैड इट्स सेंटर इन वेस्ट बंगाल. सबसे पहले कहाँ देखने को मिले थे, वेस्ट बंगाल में. इन रिसेंट ईयर्स में इट हैज़ स्प्रेड इनटू एन लेस डेवलप्ड एरियाज ऑफ रूरल सेंटर एंड ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में. अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मोस्ट दलित एंड other lower caste members have also joined the militant movement. In 2007 में it was estimated the nationalists were active across half of the India 29 states. यानी कि 2007 में एस्टिमेट लगाया गया था कि नक्सल्स जो है हमारे इंडिया में, जो हमारे इंडिया में 29 स्टेट है 2007 में,
उनके हाफ एरियाज में, यानी कि उनके हाफ में देखने को मिल जाएंगे। वो अकाउंट फॉर अबाउट 40% ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया, जो कि 40% ऑफ इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया पर रहते हैं। उस एरिया को क्या बोलते हैं? रेड कॉरिडोर। वेयर अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट दे हैड इन्फ्लुएंस ओवर 9200 स्क्वायर किलोमीटर इन 2019 में 9 में नक्सलीज वर एक्टिव अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली 180 डिस्ट्रिक्ट इन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि 180 डिस्ट्रिक्ट्स में इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा 10 स्टेट ऑफ इंडिया के। इन अगस्त 2010 में कर्नाटक वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स, यानी कि कर्नाटक क्या हो गया था? बिल्कुल फ्री हो गया था किससे? नक्सल से। इन जुलाई 2011 में नंबर ऑफ नक्सल अफेक्टेड एरिया थोड़े कम देखने को मिले थे, इंक्लूडिंग प्रपोज एडिशन ऑफ 20 डिस्ट्रिक्ट्स, 83 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 9 स्टेट्स, यानी कि कुछ कम डिस्ट्रिक्ट हो गई थी जिनमें नक्सल्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था। अब हमने नक्सल्स के बारे में सब कुछ जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 4th पेज पर दिया गया है। Our 500 cases lodged for property damage during anti-CAA protest, SC told। सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है कि 500 केस देखने को मिले हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी डैमेज का केस भी आया है कि प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। उसके अगेंस्ट क्या देखने को मिले हैं? केसेस देखने को मिले हैं जब CAA की प्रोटेस्ट हुई थी, एंटी CAA को लेकर, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हैव इनिशिएटेड अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट पर्सन्स इन्वॉल्व इन डैमेजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट। हाई कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ जिन्होंने ये डैमेज किए हैं उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस टेल्स हाई कोर्ट इन रिस्पॉन्स टू ए PIL सीकिंग कंपनसेशन, यानी कि दिल्ली पुलिस ने किस चीज़ पर रिस्पॉन्स दिया है हाई कोर्ट के? क्योंकि एक PIL डाली गई थी किस चीज़ को लेकर? कंपनसेशंस को लेकर, कि उन्हें क्या दिया जाए? कंपनसेशन दिया जाए जो इसमें क्या हुए, इसमें ज़्यादा इनका डैमेज देखने को मिला है। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? CAA। तो चलिए CAA के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से ऑन 11 दिसंबर 2019 में। इसने अमेंड किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, बाय प्रोवाइडिंग ए पाथवे टू इंडियन सिटीजन फॉर प्रोसिक्यूटिंग रिलीजन माइनॉरिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में माइनॉरिटी में हैं, कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में, तो हु आर हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस, एंड अराइव्ड इन इंडिया बिफोर द एंड ऑफ इन दिसंबर 2014 में। द लॉ डज नॉट ग्रांट सच एलिजिबिलिटी टू मुस्लिम फ्रॉम दिस मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, यानी कि कुछ ऐसी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में हैं जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस, वो अगर इंडिया में एंड ऑफ दिसंबर 2014 से पहले आ गए, इंडिया में एंड ऑफ दिसंबर 2014 तक आ गए, तो उस लॉ में क्या होगा? वो इंडिया के सिटीजन्स माने जाएंगे। जबकि इस में क्या हुआ था? मुस्लिम्स को नहीं इंक्लूड किया गया था फ्रॉम दिस मुस्लिम मेजोरिटीज कंट्रीज, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान मुस्लिम्स मेजोरिटी कंट्री है। द एक्ट वॉज द फर्स्ट टाइम टू रिलीजियस हैड बीन अवर्टली यूज एज सिटीजन क्राइटेरिया फॉर सिटीजन अंडर इंडियन लॉ एंड अट्रैक्ट ग्लोबल क्रिटिसिज्म, यानी कि इसमें ग्लोबल क्रिटिसिज्म देखने को मिला था, यानी कि पूरे वर्ल्ड ने इसकी निंदा की थी, क्योंकि इसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ था किसी एक्ट के अंदर कि सिर्फ एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, सिर्फ एक रिलीजियस जो ग्रुप है मुस्लिम्स, उनको इससे क्या किया गया था? इससे उसमें इवॉल्व नहीं किया गया था, उसमें इन्हें इन्वॉल्व नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी BJP विच लीड्स द इंडियन गवर्नमेंट, जो कि इंडियन गवर्नमेंट में है, हैड प्रोमिस किया था कि प्रीवियस इलेक्शन मैनिफेस्टो टू ऑफर इंडियन सिटीजन्स टू मेंबर ऑफ प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि उसने कहा था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि जो भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, वो अगर माइग्रेटेड हुई हैं नेबरिंग कंट्रीज से तो उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। अंडर द 2019 अमेंडमेंट, माइग्रेंट हु हैड एंटर इंडिया बाय 31 दिसंबर 2014, यानी कि इस अमेंडमेंट में बताया गया था कि अगर कोई भी इन माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से इंडिया में 31 दिसंबर 2014 तक आ गया, तो हैड सफर रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस और फियर ऑफ रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि उनके प्रति क्या देखने को मिला है? वहाँ पर वो डरे हुए हैं कौन सी कंट्री में? जहाँ पर उनका ओरिजिन हुआ है, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ऑफ दिस माइग्रेंट्स फ्रॉम 12 ईयर्स टू 6, उन्हें इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन वर मेड एलिजिबल फॉर सिटीजन, वो क्या होंगे? सिटीजनशिप के लिए अवेलेबल होंगे, एलिजिबल होंगे। द अमेंडमेंट ऑल्सो रिलीज द रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर naturalizations of these migrants from 12 years to 6. According to intelligence bureau records,
देयर विल बी जस्ट अवर 30,000 इमीडिएट बेनिफिशरीज ऑफ द बिल। इसके बिल के 30,000 इमीडिएट बेनिफिशरीज देखने को मिले थे। अमेंडमेंट क्रिटिसाइज हुआ था क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन इसमें देखने को मिल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। पार्टिकुलरली इसमें एक्सक्लूड किया गया था मुस्लिम्स को। ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यानी कि OHCHR ने इसको फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी बोला था। Adding that while India's goal of protecting prosecutor group is welcome, this should be accomplished through a non-discriminatory, robust national asylum system। यानी कि इसमें बोला था OHCHR ने कि एक इंडिया सेकुलर स्टेट में देखने को मिलेगा, उसके बावजूद इंडिया क्या कर रहा है, मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर रहा है इन सब कंट्रीज से। तो इस चीज़ को इन्होंने बोला था फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है फंडामेंटली। क्रिटिसिज एक्सप्रेस कंसर्न दैट द बिल वुड बी यूज अलोंग विद द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। बिल किसके साथ इसको रिड्यूस किया, इंट्रोड्यूस किया था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप NRC के। टू रेंडर मैनी मुस्लिम सिटीजन स्टेटलेस, यानी कि इससे क्या होंगे, बहुत सारे मुस्लिम सिटीजन स्टेटलेस हो जाएंगे। एज दे मे बी एन अनेबल टू मीट स्टेंजेंस बर्थ और आइडेंटिटी प्रूफ रिक्वायरमेंट, यानी कि उन्हें क्या होगा, वो इस चीज़ को नहीं योग्यता, इस चीज़ को अपने एबल नहीं कर पाएंगे कि उन्हें क्या हो, बर्थ और आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत पड़े। कमेंटेटर्स ऑल्सो क्वेश्चंस द एक्सक्लूशन ऑफ प्रोसिक्यूटेड religious minority from other regions such as Tibet, Sri Lanka, and Myanmar. The Indian government said that since Pakistan, Afghanistan, Bangladesh have Islam as their state religion, तो इसके विरुद्ध में जब ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स बोला कि फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमने उनको भी एक्सक्लूड किया है जो तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार में क्या है, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, हमने उनको भी क्या करा है, इस बिल में लाए हैं। तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं मुस्लिम्स। द इंडियन गवर्नमेंट सेड दैट पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, इस्लामिक स्टेट देखने को मिल जाएंगे। इट इज़ देयरफॉर अनलाइकली दैट मुस्लिम वुड फेस रिलीजियस प्रोसिक्यूशन देयर, यानी कि ये बताया था कि मुस्लिम्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलीजियस फियर वहाँ देखने को नहीं मिल रहा है मुस्लिम्स के प्रति। हाउएवर सर्टन मुस्लिम्स ग्रुप सच एज हजारस एंड अहमदीज हैव हिस्टोरिकली फेस प्रोसिक्यूशन इन दिस कंट्रीज, यानी कि लेकिन ये देखने को मिला था कि कुछ जो मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ हैं, हजारस और अहमदीज, इनके प्रति वहाँ पर क्या देखने को मिला था, प्रोसिक्यूशन देखने को मिला था, फियर देखने को मिला था इन कंट्रीज़ में भी, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि इनके प्रति नहीं देखने को मिला है यहाँ पर फियर। अब इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट के 2019 के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो इनेक्टेड हुआ था लोकसभा के द्वारा, पास हुआ था 10 दिसंबर 2019 में। फिर इनेक्टेड हुआ दोबारा राज्यसभा के द्वारा, पास हुआ 11 दिसंबर 2019 में, यानी कि दोनों हाउस से पास हो गया था। और प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला था इसको, 12 दिसंबर 2019 में। साइंड हुआ था ये रामनाथ कोविंद, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। साइंड 12 दिसंबर 2019 में, और इफेक्ट में कब आया, 10 जनवरी 2022 में, 2020 में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 6 पेज पर दिया गया है। ये सिर्फ आपको क्या करना है, आर्टिकल रीड करना है, क्योंकि एक नया इनिशिएटिव चला है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कर्नाटक गवर्नमेंट की नहीं, कर्नाटक में जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसने यूनिट को लॉन्च किया है, किस चीज़ को, पेसीएम। पेटीएम की जगह क्या लॉन्च किया है उसने कंपेन, पेसीएम, कर्नाटक में। तो सिर्फ इसके बारे में आपको पढ़ना है। कर्नाटक जो कांग्रेस है, यानी कि कर्नाटक में जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसने क्या लॉन्च किया है, पे सीएम कंपेन। ये सिर्फ आपको रीड करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। शेयर ऑफ डेथ्स ड्यू टू ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, WHO ने एक डाटा रिलीज किया है, उसमें बताया है कि कितनी डेथ देखने को मिली है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से। 74% डेथ ऑफ ग्लोबली ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि 74% डेथ देखने को मिली है ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, लाइक हार्ट डिसीज जो होती है, कैंसर और डायबिटीज़, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा 74% डेथ देखने को मिली है WHO के डाटा के हिसाब से। तो थोड़ी चलिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जिनको हम NSD भी बोलते हैं, ये एक डिसीज़ है जो ट्रांसफ़र नहीं होती डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अदर।
यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली ट्रांसमिशन नहीं होता इनका। एनसीडी इंक्लूड पार्किंसंस डिसीज, इसके अंदर एनसीडी के अंदर कौन कौन सी डिसीज आती हैं? पार्किंसन डिसीज, ऑटो इम्यूनी डिसीज, स्टोक्स मोस्ट हार्ट डिसीज देखने को मिल जाएंगी, कैंसर्स डिसीज, डायबिटीज, क्रोनिकल किडनी डिसीज, ऑस्थियोआर्थराइटिस, ऑस्थियोपोरोसिस, अल्जाइमर डिसीज, कैटरेक्ट डिसीज, ये सब डिसीज एनसीडी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। एनसीडी में बी एन क्रॉनिकल और एक्यूट, यानी कि एनसीडी डिसीज क्या हो सकती हैं? लंबे टाइम तक भी चल सकती हैं और छोटे स्मॉल टाइम तक भी एनसीडी हो सकती हैं। मोस्ट आर नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि इनमें इन्फेक्शन नहीं होता। एल्दो देयर आर सम नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शन डिसीज, कुछ क्या है इन्फेक्शियस डिसीज भी हैं इसमें नॉन कम्युनिकेबल में, सच एज पैरासिटिक डिसीज इन विच द पैरासाइट लाइफ साइकिल डज नॉट इंक्लूड डायरेक्ट होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिशन। एनसीडी आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली। इन 2012 में 68% ऑफ डेथ देखने को मिली थी एनसीडी से, बढ़ी थी 60% इन 2000 में, यानी कि 2000 में कितनी थी? 60% थी और 68% हो गई थी 2012 में। अबाउट हाफ ओवर अंडर एज 70 एंड हाफ ओवर वीमेंस। इसके अंदर क्या था? ये डिसीज उनमें देखने को मिली थी जिनकी एक एज 70 प्लस थी और उसमें आधी क्या थी? वीमेंस थी। रिस्क फैक्टर सच एज पर्सनस बैकग्राउंड, लाइफ स्टाइल एनवायरमेंट इंक्रीज लिवलीहुड ऑफ सर्टन एनएसडी, यानी कि एनएसडी कैसे फैलती हैं? एक तो पर्सन्स का बैकग्राउंड, दूसरा उसका लाइफ स्टाइल, तीसरा उनका इन्वायरमेंट कैसा है। एवरी ईयर्स एटलीस्ट 5 मिलियन पीपल डाई, क्या होते हैं? 5 मिलियन लोग इससे मरते हैं बिकॉज ऑफ तम्बाकू यूज़ की वजह से, एंड अबाउट 2.8 मिलियन डाई देखने को मिलते हैं ओवर वेट की वजह से। हाई कोलेस्ट्रॉल अकाउंट फॉर रफली 2.6 मिलियन डेथ एंड 7.5 मिलियन डाई बिकॉज ऑफ एन हाई ब्लड प्रेशर। तो हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में भी थोड़ा सा जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। कीवर्ड में श्रिंकफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन रेफर्स टू ए टेम्परिंग ऑफ एन प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग रिटेल प्राइस। इसको श्रिंकफ्लेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने पार्ले जी का बिस्कुट तो देखा ही होगा। पहले वो क्या होता था, 2010 के लमसम बहुत बड़ा आता था, मतलब काफ़ी बड़ा वो पैकेट आता था, उसमें बिस्किट भी क्या होते थे? खूब आते थे। लेकिन श्रिंकफ्लेशन वो होता है कि प्रोडक्ट की पैसे तो नहीं बढ़ाने लेकिन प्रोडक्ट का साइज ना कम कर देना, तो उसको क्या बोलते हैं? श्रिंकफ्लेशन। श्रिंक का मतलब होता है कि कम कर देना, और फ्लेशन यानी कि उसमें महंगाई भी हो जाए और कम भी हो जाए, यानी कि बिस्किट का पैकेट छोटा भी ना हो और वो क्या हो जाए, यानी कि बिस्किट का पैकेट महंगा भी ना हो और बिस्किट का पैकेट छोटा भी हो जाए, क्वालिटी वही रहेगी लेकिन उसमें क्या होंगे? अब कम बिस्किट आने लगेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? श्रिंकफ्लेशन। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो द टर्म ओरिजिनेट फ्रॉम अ लैटिन इन्फ्लेयर और टू ब्लो अप और इन्फ्लेट, यानी कि जो इन्फ्लेशन वर्ड आया है ये लैटिन वर्ड से आया है इन्फ्लेयर से, जिसको हम इन्फ्लेट भी बोल सकते हैं। वाज इनिशियली यूज हुआ था 1838 में इन रिकॉर्ड ऑफ एन इन्फ्लेशन ऑफ द करेंसी, जब करेंसी की महंगाई देखने को मिली थी, जब इसको यूज किया था 1838 में। पर द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 1989 में इसको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में क्या हुआ? सबमिट किया गया, यानी कि इसको लगाया गया। इट वाज आल्सो यूज फॉर लैंडिंग एंड प्राइस इन्फ्लेशन लास्ट ईयर आफ्टर दैट। उसके बाद ही इसको प्राइस इन्फ्लेशन में भी देखने को मिला, उसके बाद ये वर्ड इन्फ्लेशन यूज हुआ अंटिल 1874 ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान 1861 से 1605 गोल्ड डॉलर वाज रिप्लेस्ड बाय द ग्रीन बैंक, यानी कि गोल्ड डॉलर को किससे रिप्लेस कर दिया? ग्रीन बैंक से। गवर्नमेंट ने इशू की एक पेपर करेंसी जो क्विकली लॉस सम ऑफ इट्स वैल्यू, जिसने क्या करी? अपनी वैल्यू को लॉस कर दिया कुछ ही समय में। Thereby this definition of world appears to have been enhanced. The term inflation सबसे पहले अमेरिका में देखने को मिला था मिड 19 सेंचुरीज में। नोट इज रेफरेंस टू समथिंग दैट हैपन्स टू प्राइस, ये उससे रिलेटेड नहीं था, प्राइस से रिलेटेड नहीं था उस टाइम पे, बट एज समथिंग दैट हैपन्स टू इन पेपर करेंसी, ये उस टाइम पे किस चीज़ से रिलेटेड था? जो कि पेपर करेंसी में हैपन हो, कुछ भी चीज़ पेपर करेंसी से रिलेटेड की क्या थी उस टाइम पे? इन्फ्लेशन। Today, however, it understood as referring to a sustained increase in the general price level as distinct from a short term fluctuations, यानी कि इस टाइम पे इसको कैसे यूज़ किया जाता है? जब भी कोई जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको क्या बोल देते हैं? हम इन्फ्लेशन बोल देते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो वर्ल्ड 15 पेज पर दिया गया है। तो ये आर्टिकल है पुट पैट्रोटिज्म्स फर्स्ट चाइना टेल्स इट्स मुस्लिम सिटीजन। जो चाइना में मुस्लिम सिटीजन्स है उनसे कहा है चाइना ने कि सबसे पहले आप क्या रखो अपने सामने, पैट्रोटिज्म रखो यानी कि देशभक्ति रखो। ऑफिशियल आस्क इस्लामिक ग्रुप्स टू फुल्ली इम्प्लीमेंट द। ऑफिशियल्स ने कहा है कि इस्लामिक जो ग्रुप है वहाँ पर उइगर मुस्लिम जो हैं उनको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने अंदर पार्टी की पॉलिसीज़ को और रिलीजियस अफेयर्स एंड टेक अफर्ट्स टू रेली इस्लामिक फिगर्स एंड मुस्लिम क्लोजली अराउंड द पार्टी एंड द गवर्नमेंट। यानी कि उन्हें इस्लाम के हिसाब से चलना चाहिए लेकिन उन्हें जो पार्टी के बेसिक पॉलिसीज़ हैं उनको समझना चाहिए। क्योंकि गाइज क्या हुआ है जी कि बहुत सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने कहा है कि जो चाइना में जिनजियांग रीजन है उसमें क्या देखने को मिलेंगे आपको, उइगर मुस्लिम देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत बड़ा रीज़न है लेकिन चाइना क्या करता है उन पे क्या करता है उनमें टॉर्चर करता है। और चाइना ने उनके लिए क्या बना रखे हैं, कैंपेन से बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं चाइना ने उन पे, कैंपेन से बना रखे हैं जिनसे उन पर टॉर्चर देखने को मिल जाता है। अब देख लेते हैं उइगर मुस्लिम के बारे में। तो उइगर्स क्या है, अल्टरनेटिवली इन्हें हम बोल सकते हैं उइगर्स या फिर उइगर्स। आज तुर्किक एथनिक ग्रुप देखने को मिल जाएंगे जो ओरिजिनेट हुआ था, जिनका कल्चरली एफिलेटेड विद इन जनरल रीजन ऑफ सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया से देखने को मिले थे सबसे पहले जो आए थे। ओइगर्स रिकोनाइज होते हैं नेटिव टू जिनजियांग ओइगर ऑटोनमस रीजन है नॉर्थ वेस्ट चाइना में। दे आर वन ऑफ द चाइनाज 55 ऑफिशियल रिकोनाइज एथनिक माइनॉरिटीज हैं। ओइगर्स रिकोनाइज किए जाते हैं चाइना गवर्नमेंट के द्वारा रीजनल माइनॉरिटी एंड इन टिटुलर पीपल्स ऑफ जिनजियांग। ये चाइना गवर्नमेंट इन्हें कैसे रिकोनाइज करती है, रीजनल माइनॉरिटी और एक टिटुलर पीपल्स ऑफ जिनजियांग। Uyghurs have transitionally inhabited strips of an oasis scattered across the Taklamakan Desert within the Tarim Basin. These oases have historically existed as an independent state or were controlled by many civilizations, including China and Mongolia and Tibet और various Turkanic पॉलिटिक्स में ये पहले सबसे पहले देखने को मिले थे चाइना में, मंगोल्स में, तिब्बत में। द उइगर्स ग्रेजुअली स्टार्ट टू बिकम इस्लामिस्ट इन द 10th सेंचुरीज। यानी कि 10th सेंचुरीज में उइगर्स क्या हुए, कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। एंड मोस्ट उइगर्स आइडेंटिफाई हुए मुस्लिम्स में 16th सेंचुरी में। इस्लाम हैज सिंस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन उइगर कल्चर एंड आइडेंटिटी। इस्लाम ने एक इम्पोर्टेंट रोल किया गया है किसमें, उइगर के कल्चर में, उनकी आइडेंटिटी में। एन एस्टिमेटेड 80% ऑफ जिनजियांग उइगर क्या होते हैं, तैरिम बेसिन में रहते हैं। रेस्ट ऑफ जिनजियांग उइगर्स मोस्टली रहते हैं उरुमकी कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ जिनजियांग विच इज़ लोकेटेड इन द हिस्टोरिकल रीजन ऑफ जुनजैरिया में वो देखने को मिल जाएगा। लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ उइगर्स की देखने को मिलती है अनदर रीजन्स ऑफ चाइना के उइगर्स लिविंग इन तयून कंट्री में, तो तयून काउंटी में, इन नॉर्थ सेंट्रल यूनियन में। Significant diasporic communities in Uyghurs as in other तुर्की कंट्रीज सच एज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्की में भी ये थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। स्मॉलर कम्युनिटीज़ लाइव इन सऊदी अरबिया, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया और रशिया और स्वीडन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। इनके फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, वोलेशन हो रहा है। कहाँ पर, चाइना में। जिससे यूएन में भी इनके लेकर बात चली थी कि चाइना क्या कर रहा है, इनके फंडामेंटल राइट्स पर ज़्यादा वोलेशन हो रहा है, ज़्यादा वोलेट कर रहा है इनके फंडामेंटल राइट्स को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफ जेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। उस तो आप टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।